क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है पी क्रॉप इम्प्रूवमेंट मटर फसल उन्नयन। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम है मटर, जिसको गार्डन पी या फील्ड पी के नाम से भी जाना जाता है। वनस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम इसका है पाइसम सेटाइवम। तो ये इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज है या कृष्य जाति है। इसकी फैमिली या कुल है लेग्यूमिनोसी, जिसको फैबेसी के नाम से भी जाना जाता है। उपकुल या सब फैमिली इसकी है पेपिलियोनेसी। गुणसूत्र संख्या या क्रोमोसोम नंबर्स की बात करें तो इसमें 14 या 14 गुणसूत्र होते हैं और 2x कंडीशन है, तो इसका मतलब इसमें डिप्लॉइड या द्विगुणित अवस्था जो है वो पाई जाती है। जातियां या स्पीसीज की बात करें तो मटर के अंदर बहुत सारी स्पीसीज या जातियां हैं। इनमें से कुछ मुख्य जातियां जो हैं वो दी गई हैं सारणी के अंदर या टेबल में। तो इसमें से पाइसम स्टाइवम जो जाति है ये एनुअल या एक वर्षीय होती है। इसका मतलब इसका जीवन चक्र या लाइफ साइकिल एक ही वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। और इसका हैबिट या स्वभाव की बात करें तो ये कल्टीवेटेड है यानी कृषि जाति है, जिसकी कृषि की जाती है फार्मर्स या किसानों के द्वारा। दूसरी है पाइसम ओचेरी, ये बहुवर्षीय या पेरिनियल होती है। इसके अलावा पाइसम फॉर्मोसम, ये भी बहुवर्षीय या पेरिनियल होती है। तो ये दोनों की दोनों लास्ट जो स्पीसीज या जातियां हैं ये बहुवर्षीय या पेरिनियल हैं। इसका मतलब एक से ज़्यादा वर्षों में इनका जो जीवन चक्र है वो कंप्लीट होता है। और खास बात क्या है कि ये दोनों की दोनों ही वाइल्ड स्पीसीज हैं या जंगली जातियां हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल यूज के बेस पर या प्रायोगिक उपयोग के आधार पर जो कृषि मटर होता है यानी कि जो कल्टीवेटेड पी है उसको दो वर्गों के अंदर या दो क्लासेस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। एक है उद्यान मटर जिसको गार्डन पी भी बोलते हैं, और दूसरा है खेत मटर जिसको फील्ड पी भी कहा जाता है। अब इन दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस या कुछ अंतर पाए जाते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उद्यान मटर के जो पुष्प या फ्लावर्स हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं यानी सफ़ेद रंग के होते हैं, और उद्यान मटर के जो बीज हैं वो आपको या तो राउंड देखने को मिलेंगे यानी गोल होंगे पूरी तरह से, और या फिर इसके सीड्स होंगे सिकुड़े हुए यानी कंस्ट्रिक्टेड होंगे। पॉड या इसके जो फ्रूट्स हैं उनको पॉड कहा जाता है, और पॉड जो है इनके खाने योग्य होते हैं। ठीक है, जो पॉड है उसको एडिबल मानते हैं अपने, तो इसको खा सकते हैं आसानी से। खेत मटर या फील्ड पी की बात करें तो इसके फ्लावर या पुष्प जो हैं वो पर्पल कलर के होते हैं यानी कि बैंगनी रंग के होते हैं, वायलेट कलर के। और इसके सीड हमेशा गोल होते हैं या राउंड होते हैं। इसके सीड्स जो हैं कभी भी रिंकल्ड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सिकुड़े हुए नहीं होंगे। इसके जो बीज हैं वो शुष्क होते हैं या ड्राई होते हैं। इसका मतलब इनके अंदर जो वाटर की अमाउंट है या जल की मात्रा है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए इनको ड्राई सीड्स या शुष्क बीज माना जाता है। उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ रीजन की बात करें तो दो तरह के उत्पत्ति केंद्र जो है वो माने जाते हैं मटर के अंदर, प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र और द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र या प्राइमरी सेंटर ऑफ रीजन इसका मानते हैं अपने मेडिटेरेनियन सेंटर को, और सेकेंडरी सेंटर ऑफ रीजन या द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र माना जाता है इथोपिया और नियर ईस्ट को। उसके बाद पुष्पीय बायोलॉजी या फ्लोरल बायोलॉजी की बात करें तो मटर के अंदर रसीम पुष्पक्रम या रसीम इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पाया जाता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा अभी ये इसका मुख्य तना या मेन स्टेम है, जिस पर लीफ जो है या पर्ण जो है वो लगी हुई है। और ये पर्ण कैसी है, अभी पिन्नेटली कंपाउंड है। इसका मतलब इसमें लीफलेट्स उपस्थित होते हैं और 3 लीफलेट आपको या पर्णक जो है वो दिख रहे होंगे। अब इस लीफ के अक्ष से या इसके एक्सिस से या कक्षस्थ से एक इन्फ्लोरेसेंस जो है वो डेवलप होता है। इस इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम का जो डंठल है या हम कह सकते हैं कि इसका जो स्टॉक या व्रंत है उसको हम लोग पुष्पावली व्रंत या पेडंकल कहते हैं। और इस पेडंकल के बिल्कुल एपेक्स पर आपको पुष्प गुच्छ या फ्लावर्स का क्लस्टर जो है वो दिखाई देता है, जिसके अंदर 5 से 7 फ्लावर्स जो हैं वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, रसीम पुष्पक्रम या रसीम इन्फ्लोरेसेंस। प्रत्येक पुष्प या फ्लावर जो है वो द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल होता है। इसका मतलब पुंकेसर व स्त्रीकेसर या स्टामेन्स एंड कार्पेल्स जो है वो एक ही फ्लावर के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा व्रंतीय या पेडिसिलेट होता है। फ्लावर जो है वो एक स्टॉक के द्वारा या व्रंत के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है मदर एक्सिस या मातर अक्ष के साथ। इसके अलावा एक व्यास सममित यानी जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री इसमें पाई जाती है। इसका मतलब फ्लावर या पुष्प के अंदर केवल एक ही एक्सिस या अक्ष ऐसा होता है जहां से अगर हम फ्लावर को काटते हैं तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह की सममिति क्या कहलाती है, एक व्यास सममिति या जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। उसके बाद इसके फ्लोरल पार्ट्स या पुष्प के भागों की बात करें तो सबसे बाहर की तरफ आपको 5 हरे रंग के ग्रीन कलर के सेपल्स दिखाई देंगे या बाह्यदल दिखाई देंगे।
ठीक है, जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं यानी कि फ्यूज्ड होते हैं, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गैमोसेप्लस या संयुक्त बाह्यदली। उसके अंदर की तरफ फिर प्रत्येक पुष्प में सफेद या बैंगनी रंग के, या तो व्हाइट कलर के होंगे या फिर वॉयलेट पर्पल कलर के जो पेटल्स हैं या दल हैं वो दिखाई देते हैं, और इन दलों की संख्या कितनी होती है, 5। तो 5 पेटल्स होते हैं, और ये ध्वजीय दल विन्यास प्रदर्शित करते हैं, यानी वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो है इनके द्वारा शो किया जाता है। अब ये दल या पेटल्स जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला है ध्वज, जिसको वैक्सिलम या स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। तो ये सबसे ऊपर की तरफ उपस्थित होता है, और संख्या में कितना होता है, सिर्फ एक, और सबसे बड़ा होता है, ये लार्जर पेटल होता है। दूसरा होता है विंग या पक्ष, ये संख्या में 2 होते हैं लेटरल साइड में, यानी कि पार्श्व जो स्थिति है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। मध्यम दल होते हैं, यानी कि इनका जो साइज है वो मीडियम होता है, ना तो बहुत बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा होता है। तीसरा है नौतल, जिनको कील या कैरेना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे नीचे की तरफ उपस्थित होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, और सबसे छोटे दल या पेटल्स होते हैं। इनकी खास बात क्या है कि इनके अंदर पुंकेसर व स्त्रीकेसर बंद रहते हैं, या स्टामेन्स एंड कार्पल्स जो है इनके अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं। ठीक है, और इस अवस्था के अंदर फिर हमेशा स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, और इस कंडीशन को कहा जाता है निमिलित परागन या क्लिस्टोगैमी। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, इसमें पेपिलियोनेशियस पेटल्स या तितलीनुमा दल जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं। तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ ध्वज या वैक्सिलम दिख रहा होगा, जो कि एक है, सबसे बड़े आकार का है। उसके बाद लेटरल साइड में 2 पक्ष या विंग्स होते हैं, जो कि 2 होते हैं, मीडियम आकार होता है, मीडियम साइज होता है इनका। सबसे नीचे की तरफ कील और कैरिना होता है, जिसको नौतल भी कहा जाता है, और इनके अंदर पुंकेसर व स्त्रीकेसर जो है वो बंद रहते हैं या एनक्लोज रहते हैं। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या नर जनन भागों की बात करें तो इसमें प्रत्येक पुष्प के अंदर 10 पुंकेसर होते हैं, 10 स्टामेन्स होते हैं, जो कि 2 ग्रुप्स बनाते हैं 9+1 के। ठीक है, और इस तरह के पुंकेसर को कहा जाता है द्विसंगी पुंकेसर या डाइडेल्फस स्टामेन्स। तो इस डायग्राम के अंदर आपको द्विसंगीय पुंकेसर या डाइडेल्फस स्टामेन्स जो है वो प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें एक आपको दिखेगा पुंकेसरी संघ या स्टैमिनल क्लस्टर, जिसके अंदर 9 पुंकेसर जो है वो एक समूह बनाते हैं, और 10वां पुंकेसर जो है वो एकल रहता है या सिंगल रहता है स्टैमेन। ठीक है, इस तरह की कंडीशन क्या कहलाएगी, 9+1 की डाइडेल्फस स्टामेन्स या द्विसंगीय पुंकेसर। उसके बाद इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मादा जनन भाग की बात करें तो प्रत्येक पुष्प के अंदर एक ही अंडप या कार्पल होता है, और इस अंडप के अंदर जो बीज हैं या सीड्स हैं वो 8 से 13 तक बीजांड या ओव्यूल्स होते हैं, जो बाद में बीज में परिवर्तित हो जाएंगे। तो 8 से 13 बीजांड या ओव्यूल्स होते हैं, और ये सीमांत बीजांड न्यास में, इसका मतलब ये मार्जिनल प्लासेंटेशन जो है इनके अंदर पाया जाता है। इसके फ्लोरल डायग्राम या पुष्प चित्र की अगर अपने बात करें तो इसमें सबसे ऊपर की तरफ आपको मात्र अक्ष या मदर एक्सेस दिखाई देगा, और उसके बाद फिर फ्लोरल पार्ट्स की बात करें तो इसमें आपको सबसे नीचे की तरफ इसमें ब्रैक्ट या सहपत्र दिखेगा। उसके बाद सहपत्रिका या ब्रैक्टियोल्स जो हैं वो भी इसके अंदर दिखाई दे सकती हैं। उसके बाद फ्लोरल पार्ट्स इसके मुख्य आ जाते हैं, जिसमें सबसे बाहर की तरफ बाह्य दल या सेपल्स होते हैं। टोटल 5 सेपल्स हैं, काउंट कर सकते हो, और ये आपस में जुड़े हुए हैं या फ्यूज्ड हैं। उसके बाद फिर उसके अंदर की तरफ दल या पेटल्स होते हैं, ये 5 होते हैं, और ध्वजीय दल विन्यास प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें ध्वज या वैक्सिलम दिख रहा होगा, उसके बाद पक्ष या विंग लेटरल साइड में, और सबसे नीचे की तरफ नौतल या कील, जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो है यानी स्टामेन्स एंड कार्पल्स इसमें एनक्लोज रहते हैं या बंद रहते हैं। चलिए, उसके बाद फिर अंदर की तरफ 2 चक्कर होते हैं, किसके, स्टेमन्स या पुंकेसर की। तो इसमें 5-5 के 2 चक्कर होते हैं, 5 स्टेमन्स अंदर वाले चक्कर में होते हैं, और 5 स्टेमन्स या पुंकेसर बाहर वाले चक्कर में होते हैं। जो अंदर वाला चक्र है उसके पांचों के पांचों स्टेमन्स क्लस्टर बनाते हैं, जबकि बाहर वाले चक्कर के 4 स्टेमन्स क्लस्टर बनाते हैं और एक फ्री रहता है। इस प्रकार से 9+1 की अरेंजमेंट होती है, जिसको डाइडेल्फस स्टामेन्स या द्विसंगीय पुंकेसर कहा जाता है। सबसे अंदर की तरफ आपको अंडप या कार्पेल देखने को मिलेगा, तो ये सिर्फ एक ही होता है। अगर ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमें एक ही ओव्यूल या बीजांड जो है यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि मार्जिन पर या सीमांत पर लगा रहता है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन या सीमांत बीजांड न्यास। तो यह है इसका फ्लोरल डायग्राम। उसके बाद परागण या पॉलिनेशन की बात करें तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से जो मटर है वो एक स्वपरागित फसल है, यानी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो उसमें 100% सेल्फ पॉलिनेशन ही देखने को मिलता है। मटर के जो फ्लावर्स या पुष्प हैं उसमें निम्नलिखित परागण पाया जाता है, यानी क्लिस्टोगैमी पाई जाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पुंकेसर व स्त्रीकेसर यानी स्टामेन्स एंड कार्पल्स जो हैं ये दोनों के दोनों पुष्प में बंद रहते हैं या फ्लावर के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, इसीलिए इनमें 100% स्वपरागण या 100% सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। उसके बाद फल या फ्रूट की बात करें तो इसके फल को पॉड या लेग्यूम कहा जाता है। तो
मटर का जो लेग्यूम है इसमें 8 से लेके 13 तक बीज जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि बीजांड या ओव्यूल्स कितने होते हैं, 8 से 13 होते हैं, तो बीज भी 8 से 13 ही इसके अंदर बनते हैं। तो ये है भी इसका फल। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो मटर की फसल के अंदर कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ब्रीडिंग या प्रजनन करवाया जाता है। सबसे पहला उच्च उपज या हाई यील्ड। ज़्यादातर क्रॉप्स के अंदर, लगभग सभी क्रॉप्स के अंदर ये ऑब्जेक्टिव जो है वो रहता ही है। मटर की बात करें तो इसमें उपज या यील्ड जो है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर या कारकों के ऊपर निर्भर करती है। इन कारकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है प्रति पौधा फलियों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ लेग्यूम्स पर प्लांट। दूसरा है, अच्छा पहले की बात कर लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा संख्या में फलियां होंगी पौधे के ऊपर, प्रति पौधे के ऊपर, प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो उतनी ही ज़्यादा आएगी। दूसरा है प्रति फली बीजों की संख्या, नंबर ऑफ सीड्स पर पॉड या पर लेग्यूम। तो प्रति फली बीजों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी प्रति हेक्टेयर उतनी उतनी ही ज़्यादा हमें प्राप्त होगी। तीसरा है 100 बीजों का भार या वेट ऑफ 100 सीड्स। तो बीजों का जो भार है वो जितना अधिक होगा उतनी ही प्रति हेक्टेयर ज़्यादा हमें मात्रा या उपज जो है वो प्राप्त होगी। उसके बाद उद्यान मटर और खेत मटर, इन दोनों में अगर हम उपज से संबंधित बात करें तो उद्यान मटर या गार्डन पी में जो हरी पॉड्स हैं उनकी उच्च उपज होनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉड्स हैं वो लंबी होनी चाहिए, इलोंगेट होनी चाहिए, लॉन्ग और आकर्षित हरी पॉड्स होनी चाहिए, यानी कि अट्रैक्टिव ग्रीन पॉड्स जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा पॉड्स के अंदर मीठापन होना चाहिए, स्वीटनेस होनी चाहिए। इसके अलावा जो शेलिंग परसेंटेज है वो उच्च होना चाहिए, ठीक है ना, हाई शेलिंग परसेंटेज। इसका मतलब जो छिलका है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उतरना चाहिए, क्योंकि इनमें ग्रीन पॉड्स को ही यूज़ किया जाता है वेजिटेबल बनाने के लिए। इसके अलावा विशिष्ट परिपक्वता जो है या स्पेसिफिक, इसको मैच्योरिटी बोल देते हैं। तो 3 तरह का मैच्योरेशन देखने को मिलता है, शीघ्र यानी अर्ली, मध्यम यानी मीडियम और देरी से यानी लेट। खेत मटर या फील्ड बी की बात करें तो इसमें बीज जो है वो मुख्य उत्पाद होता है। तो उच्च बीज उपज, जो सीड यील्ड है वो हाई होनी चाहिए प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा बड़े आकर्षित बीज, जो सीड हैं वो लार्ज साइज के बोल्ड होने चाहिए और अट्रैक्टिव होने चाहिए। शीघ्र परिपक्वता, जो मैच्योरिटी है क्रॉप की वो शीघ्र या अर्ली होनी चाहिए। उसके बाद विशरण रोधिता या शैटरिंग रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है या गुण है, ये मटर के पौधे में विकसित करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए जो फसल है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, तब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो बीजों के फील्ड में बिखरने के चांसेस रहते हैं। तो इसको ही शैटरिंग या विशरण बोला जाता है। तो इससे बचाव हो, इसके लिए ज़रूरी है कि विशरण रोधिता का जो गुण है वो हम लोग विकसित करें मटर की फसल के अंदर। तीसरा है परिपक्वता या मैच्योरिटी। तो इंडिया के अंदर या हमारे देश की बात करें तो इसमें 2 तरह के एरियाज़ जो हैं वो उपस्थित होते हैं फसलों के लिए। एक तो गर्म क्षेत्र यानी वार्म एरियाज़, और दूसरे हैं ठंडे क्षेत्र यानी कि कोल्ड एरियाज़। तो सबसे पहले गर्म क्षेत्रों के लिए अगर अपने बात करें तो मटर की शीघ्र पकने वाली जो किस्में हैं उनका विकास करना चाहिए, जो वार्म एरियाज़ हैं या गर्म क्षेत्र हैं। तो शीघ्र पकने वाली जो किस्में हैं वो कितने दिन में पककर तैयार हो जानी चाहिए, 100 से 120 दिनों में, 100 टू 120 डेज के अंदर मैच्योर हो जानी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ जो ठंडे क्षेत्र होते हैं देश के या जो कोल्ड एरियाज़ हैं उनमें देरी से पकने वाली जो किस्में हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं, तो उनका विकास करना भी एक उद्देश्य रहता है। तो अगर लेट मैचुरेशन होगा या देरी से पकेंगी तो कितने दिन में पककर तैयार हो जाएंगी, 150 से लेके 160 दिनों में, 150 टू 60 डेज में पककर तैयार होनी चाहिए। उसके बाद गुणवत्ता या क्वालिटी की बात करें तो जो ग्रेन्स का साइज़ है या दानों का माप है या उनका जो रंग या कलर है ना, सतह के अभिलक्षण है यानी कि जो सरफेस के करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके, इसके अलावा पकाव गुणवत्ता यानी कुकिंग क्वालिटी जो है, ये लक्षण या करैक्टर्स जो हैं वो मटर में गुणवत्ता के महत्वपूर्ण घटक हैं या क्वालिटी के पी के अंदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो गोल यानी राउंड पूरी तरह से सफ़ेद यानी वाइट, वह बड़े दाने यानी बोल्ड जो ग्रेन्स होते हैं वो अधिक पसंद किए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दानों में या ग्रेन्स के अंदर जो प्रोटीन का अंश है या प्रोटीन कंटेंट होता है उसको सुधार करने की आवश्यकता होती है या उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होती है दानों में, उसमें 2 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो मैथियोनिन व सिस्टीन। ठीक है, इन अमीनो अम्लों के अंश को सुधारना या बढ़ाना जो है वो भी एक उद्देश्य हमारा होना चाहिए। इसके अलावा
जो ग्रेन्स हैं या दाने हैं उनमें टैनिन का जो अंश है वो ज़्यादा उपस्थित होता है, तो उसको कम करना भी हमारा एक उद्देश्य जो है वो रहता है। यदि हो सके तो टैनिन को समाप्त किया जाना चाहिए, मतलब टैनिन जो है वो बिल्कुल 0% अगर हम कर दें तो ये हमारा एक अचीवमेंट होगा इसके अंदर, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहता है। उसके बाद अनुक्रियाशीलता या इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो मटर की जो किस्में हैं या वेराइटीज़ हैं जो पी की, वो उर्वरकों व सिंचाई के प्रति अनुक्रियाशील होनी चाहिए, यानी फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन के अगेंस्ट वो क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम लोग उर्वरक जब फसल को दें तो उत्पादन उसी अनुसार बढ़ना चाहिए। इसका मतलब पौधे उर्वरकों को जितनी मात्रा में हम लोग उर्वरक दे रहे हैं उन सभी उर्वरकों को पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए और फिर उसके उत्पाद के रूप में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी या यील्ड जो है या उपज जो है वो आनी चाहिए। उसी तरह से सिंचाई या इरिगेशन, जितना जल हम लोग दे रहे हैं पौधों को उतना जल पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए ताकि जो यील्ड या उपज है वो प्रति हेक्टेयर बढ़ सके। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हम मटर की किस्मों में अनुक्रियाशीलता या रिस्पॉन्सिवनेस का जो गुण है फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन के प्रति वो डेवलप करें। उसके बाद आता है उच्च संलवन सूचकांक या इसको हाई हार्वेस्ट इंडेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हार्वेस्ट इंडेक्स या संलवन सूचकांक होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो फसल की आर्थिक उपज यानी कि जो इकोनॉमिक यील्ड होती है, वह जैविक उपज यानी कि जो बायोलॉजिकल यील्ड है उसका जो रेशियो है, उसका प्रतिशत है ना, मतलब इन दोनों का अनुपात निकाल के हम लोग 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं तो प्रतिशत निकल आएगा और इसी प्रतिशत अनुपात को संलवन सूचकांक या हार्वेस्ट इंडेक्स कहा जाता है। तो हार्वेस्ट इंडेक्स को हाई करना हमारा एक उद्देश्य रहता है। अब आर्थिक उपज क्या होती है और जैविक उपज क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। जो फसल के उपयोगी भाग होते हैं, आर्थिक उपज की सबसे पहले बात करें तो फसल के जो उपयोगी भाग यानी कि जो यूजफुल पार्ट्स होते हैं, यानी जो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे फसल में क्या होगा लाभदायक, ज़्यादातर दाने ही होते हैं, ग्रेन्स ही होते हैं। तो इन उपयोगी भागों यानी दानों यानी ग्रेन्स का जो शुष्क भार है या ड्राई वेट है, ठीक है, उसको ही आर्थिक उपज या इकोनॉमिक यील्ड माना जाता है। दूसरी तरफ जैविक उपज की बात करें तो कोई भी फसल हो उसका जमीन से ऊपर का जो ऊपर के जितने भी भाग होते हैं उसके अंदर उसका स्टेम भी आ जाता है, उसकी पत्तियां भी आ जाती हैं, उसके फ्रूट्स भी आ जाते हैं, है ना, उसके बीज भी आ जाते हैं। तो वो सभी भागों का जो शुष्क भार होगा या ड्राई वेट होगा उसको जैविक उपज या बायोलॉजिकल यील्ड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पाला रोधिता या फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस जो है ये भी हमें विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रॉस्ट या पाला जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है मटर की फसल को, तो उससे उपज कम हो जाती है। तो ये रोधिता जो है वो पाला के प्रति या फ्रॉस्ट के प्रति हमें उसमें डेवलप करनी होगी। इसके अलावा सूखा सहिष्णुता या इसको बोल देते हैं ड्रॉट टॉलरेंस। तो अगर इरिगेशन ना मिले मटर की फसल को तो उपज जो है वो उसी अनुपात में कम हो जाती है। तो हमें सूखे के प्रति रेजिस्टेंस या टॉलरेंस या सहिष्णुता जो है वो पौधे में विकसित करनी पड़ेगी मटर में, ताकि जो उपज है उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। उसके बाद रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस या रोगजनक हैं जो कई तरह के रोग उत्पन्न करते हैं मटर की फसल के अंदर, तो इन रोगों के प्रति हमें रोधी किस्में विकसित करनी होंगी। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। तो कौन कौन से रोग हैं ये आपको पता होना चाहिए जिनके अगेंस्ट हम लोग रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप करेंगे। तो इसमें डाउनी मिल्ड्यू आता है, पाउडरी मिल्ड्यू है, रस्ट है, विल्ट है ना, इसके अलावा पी मोज़ेक है। तो इन रोगों के प्रति हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप करना होगा। उसके बाद है कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो मटर की फसल को डैमेज करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, तो इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी। तो कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो डैमेज करते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मटर की फसल में मुख्यतः लीफ माइनर है, सेमी लूपर है, एफिड्स हैं, पॉड बोरर है, इसके अलावा पी स्टेम फ्लाई है। तो ये इंसेक्ट्स हैं जो कि डैमेज करते हैं मटर की फसल को, तो इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी। उसके बाद प्रजनन विधियां या ब्रीडिंग मेथड्स की हम लोग बात करेंगे। तो कई तरह की प्रजनन विधियों का उपयोग जो है वो मटर की फसल में किया जाता है और उसके उपयोग से कई सारी जो किस्में हैं मटर की वो विकसित की जाती हैं। सबसे पहले पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन की बात करें तो किसी दूसरी कंट्री से या किसी दूसरे देश से अन्य किस्मों को हम लोग मटर की किस्मों को पुरस्थापित करते हैं, भारत के अंदर लेके आते हैं, उसको इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, तो 3 ऐसी किस्में हैं जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया के अंदर। इसमें अर्ली, बैजर, आर्कल और बोनविले, तो ये वैरायटीज़ हैं जिनका पुरस्थापन किया गया है।
दूसरी विधि है शुद्ध वंशक्रम वर्ण या प्योर लाइन सिलेक्शन। तो इस विधि के उपयोग से कुछ वेराइटीज डेवलप की गई हैं, जिसमें T163 या T163 आता है। इसे कैसे डेवलप किया गया था? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी जो है, उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट या जिला आता है बुंदेलशहर। तो ये जो बुलंदशहर जिले के अंदर एक देशी किस्म को संग्रहित किया गया था, उसमें शुद्ध वंशक्रम या प्योर लाइन सिलेक्शन करवाया गया और उसके द्वारा फिर T163 किस्म जो थी इसको डेवलप किया गया या विकसित किया गया। अब ये सफ़ेद यानी वाइट होती है, इसके जो बीज हैं वो सफ़ेद होते हैं, बड़े दानों वाली यानी कि लार्ज और बोल्ड साइज के इसके जो ग्रेन्स हैं वो होते हैं, तथा उच्च उपज देने वाली किस्म है, इसकी यील्ड जो है प्रति हेक्टेयर वो अधिक आती है। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों के अंदर कुछ अन्य किस्में भी हैं जो प्योर लाइन सिलेक्शन से डेवलप की गई हैं, जिसमें BR2 बिहार के लिए है, नंबर 2343 ये महाराष्ट्र के लिए है और B22 ये है पश्चिम बंगाल के लिए। इसके अलावा हरभजन और RP3 ये वैरायटीज़ जो हैं वो राजस्थान के लिए हैं। इसके अलावा किन्नौरी जो है ये हिमाचल प्रदेश में विकसित की गई है। उसके बाद उत्परिवर्तन प्रजनन या म्यूटेशन ब्रीडिंग की बात करें तो उत्परिवर्तन के द्वारा भी कुछ वैरायटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई हैं, जिसके अंदर हंस वैरायटी आती है। इसको स्वीडन से पुरस्थापित एक जनन द्रव्य लाइन का उत्परिवर्ती माना जाता है। ठीक है, स्वीडन से एक जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म जो लाइन या वंशक्रम है उसका इंट्रोडक्शन या पुरस्थापन किया गया था भारत के अंदर, और फिर उसमें उत्परिवर्तन करवाया गया, म्यूटेशन करवाया गया, और फिर हंस जो वैरायटी या किस्म है इसको विकसित किया गया था। इसको 1979 में 1989 के अंदर विमोचित किया गया था या मार्केट के अंदर रिलीज किया गया था। इसके अंदर निम्न लक्षण या कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला है शीघ्र पकने वाले, यानी इसमें जो मैचुरेशन है वो अर्ली होता है, जल्दी होता है। और उसके बाद उत्कृष्ट पादप प्रारूप, इसके जो कैरेक्टर्स हैं या लक्षण हैं वो उत्कृष्ट होते हैं, तो ये पादप प्रारूप या प्लांट टाइप होता है। उसके बाद अंतरा किस्मीय संकरण या इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। तो अलग अलग किस्मों के मध्य संकरण के द्वारा कुछ वैरायटीज जो हैं वो मटर के अंदर डेवलप की गई हैं। जैसे रचना किस्म को विकसित करने के लिए T163 का क्रॉस T10 के साथ करवाया गया और रचना को विकसित किया गया। उसी तरह से पंत मटर 5 जो है इसे विकसित करने के लिए T10 का क्रॉस T163 के मध्य करवाया गया। तो इस तरह से ये क्या था, एक तरह का व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल हाइब्रिडाइजेशन था। इसी तरह से और भी किस्में हैं, जैसे HUP5 है, DMR11 है, VL1 है। उसके बाद आता है दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। तो कृष्य जाति या कल्टीवेटेड स्पीसीज पाइसम स्टाइवम का क्रॉस करवाया गया वाइल्ड स्पीसीज या जंगली जातियों के साथ, तो जिसमें पाइसम आर्वेंस के साथ, पाइसम इलेटियस के साथ और पाइसम ह्यूमाइल के साथ। लेकिन इस संकरण का कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इन संकरणों से किसी किस्म का विकास या किसी वैरायटी का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सका है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये मेथड जो है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप BSc एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010 और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।